हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स और नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में, और अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। 1.6.1 इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स कनेक्टिंग कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट इज अ हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, द इंटरनेट हैज वन वेरी सिंपल जॉब टू मूव कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन known as data from one place to another। एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको बोला जाता है इंटरनेट। द इंटरनेट इज जनरली डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे दुनिया में जितने भी देश हैं, हर एक देश का जो कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करना है ग्लोबली, तो ये ग्लोबल नेटवर्क को क्या बोला जाता है? इंटरनेट। हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स देखे। एक नेटवर्क यानी एक कंप्यूटर देखा जो कि लैन से कनेक्टेड है, मैन से कनेक्टेड है, वैन से कनेक्टेड है। तो इन सब का जो जाल है बड़ा सा, उसको बोला जाता है इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क, अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, with the help of internet one can easily be in touch with anyone in the whole world by sending electronic mail, जिसको हम ईमेल बोलते हैं, by chatting। ठीक है, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हम इंडिया से बात कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, कहीं से भी हम ईमेल भेज सकते हैं। और कौन सा भी बंदा है कहीं पे भी बैठा हुआ तो उसको झट से मिल जाता है। वो किसकी मदद से हो पाता है? ये इंटरनेट की मदद से। ट्रैवल बुकिंग हम आजकल करते हैं घर बैठे। ट्रैवल बुकिंग्स कैन बी मेड वेरी इजीली। वन कैन ऑर्डर बुक्स और बाय एनीथिंग ऑनलाइन। इन सिंपल टर्म्स इट कैन बी सेड दैट इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और नेटवर्क बिटवीन कंप्यूटर्स ग्लोबली, ब्रिंगिंग पीपल एंड देयर वर्किंग क्लोज टू ईच अदर। घर बैठे वो काम भी कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। किसकी मदद से हो पाता है ये? इंटरनेट की वजह से। अब थोड़ा डीप में जाएंगे कि इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है, कब चालू हुआ था इंटरनेट। द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन द लेट 1960s विद द क्रिएशन ऑफ ARPANET। ARPANET क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये क्या था? इट वॉज ओरिजिनली फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ARPANET को पहले यूज किया था। ARPANET यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन अ सिंगल नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? ARPANET पहले पैकेट सिस्टम में डेटा कम्युनिकेट करता था, पैकेट्स बनाता था डेटा के, और वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को शेयर करता था। तो पैकेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर होती थी। द टेक्नोलॉजी कंटिन्यूड टू ग्रो इन 1970s आफ्टर साइंटिस्ट रॉबर्ट कान एंड विंटन सर्फ डेवलप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम TCP/IP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP, a communications model that set standards for how data could be transmitted between multiple networks। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को हमको अगर डेटा भेजना है तो उसके लिए एक तरीका रहता है, प्रोटोकॉल जिसे बोला जाता है। क्या है वो प्रोटोकॉल? TCP/IP। उसके थ्रू ये भेजना चालू हो गया। कब? ARPANET जब स्थापित हुआ उसके बाद। ARPANET adopted TCP/IP on January 1st, 1983, and from there researchers began to assemble the network of networks, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, दैट बिकम द मॉडर्न इंटरनेट।
उसी टाइम से उसको इंटरनेट बोला गया. द ऑनलाइन वर्ल्ड देन टुक on a more recognizable form in 1990 where a computer scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. आप जो अभी www देखते हैं किसी भी वेबसाइट्स के पहले, डोमेन नेम के पहले, वो किसने इजाद किया था? टिम बर्नर्स-ली. कब किया था? 1990s में. ठीक है. अब प्रोटोकॉल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे. A protocol is a set of rule. ये डेफिनेशन आपको याद रखना है. A protocol is a set of rules that governs the communication between computers on a network. In order to have two computers to talk to each other, they must be speaking the same language. क्या है प्रोटोकॉल? एक तरीका है दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या बात करने के लिए. कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर, फर्स्ट वन इज टीसीपी/आईपी. जैसे कि मैंने पहले बताया, टीसीपी/आईपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. एक दूसरे से ट्रांसमिशन जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिशन, तो उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल. इट ब्रेक्स डाउन द मैसेज इनटू पैकेट्स एंड सेंड्स देम आउट इनटू द नेटवर्क. आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक पैकेट्स के हिसाब से वो ब्रेक डाउन करता है और वो पैकेट्स वन बाय वन भेजते रहता है. जब वो दूसरे एंड तक जाता है तो पैकेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाता है, वो पैकेट फॉर्म में ही वापस आता है प्रोसेस होके. उसको बोला जाता है टीसीपी/आईपी. दूसरा प्रोटोकॉल है डीएनएस. डीएनएस किस चीज का फुल फॉर्म है? डोमेन नेम सिस्टम. इट ट्रांसलेट नेटवर्क एड्रेस सच एज आईपी एड्रेस इनटू टर्म्स अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस सच एज डोमेन नेम्स और वाइस वर्सा. डीएनएस सिंपली टर्म्स में हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, वो आपका नेम प्लेट जो रहता है आपके घर पे लगा हुआ वही है, उसी तरीके से काम करता है. कोई भी आईपी एड्रेस है या कोई भी वेबसाइट का नाम हम देखते हैं तो वो डीएनएस से पता चल जाता है कि ये कौन से डीएनएस से आया हुआ है. डीएचसीपी थर्ड वन है, ये है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. इट कैन ऑटोमेटिकली असाइन इंटरनेट एड्रेसेस टू कंप्यूटर्स एंड यूजर्स. आप जब भी इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आपको डीएचसीपी के थ्रू एक इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस जिसको बोला जाता है, वो एक असाइन होता है. ठीक है, तो वो यूनिक रहता है उस टाइम के लिए, इंस्टेंस के लिए. नेक्स्ट है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये एफटीपी से पता चल गया होगा आपको कि ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल है. अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर एंड मैनिपुलेट फाइल्स ऑन द इंटरनेट. तो समझ में आया कि ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल है. नेक्स्ट है एचटीटीपी. ये आपने नॉर्मली देखा रहेगा कि http/www कुछ डोमेन नेम google.com हम करते हैं. तो ये क्या है? ये प्रोटोकॉल हमको क्यों लिखना पड़ता है? इट्स एन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमको वेबसाइट दिखाई देगा क्या? नहीं. एन इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग वेब पेजेस. आपको अगर वेब पेजेस देखनी है वेबसाइट्स की तो आपको HTTP या फिर HTTPS जो उसकी सिक्योर फॉर्म है वो लिखना पड़ता है आपको. अभी के ब्राउजर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल क्या करता है? इट सेंड्स एंड रिसीव्स वेब पेजेस. वो इंटरनेट का वेब पेजेस दिखाने के लिए आपको यूज में आता है. नेक्स्ट है IMAP. IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है? प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल मैसेजेस फ्रॉम सर्वर ऑन द इंटरनेट. It maintains a copy of all the emails on server. We can sort, filter emails. IMAP और POP3 में मेन डिफरेंस क्या है हम देखेंगे बाद में, लेकिन ये IMAP क्या करता है? IMAP क्या करता है? ये रिसीव करता है ईमेल मैसेजेस जो कि हम सर्वर से रिसीव कर पाते हैं, लेकिन हम जब रिसीव करते हैं क्लाइंट पे तो वो एक कॉपी भी रखता है सर्वर पे जिसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं. मेनली ये ईमेल मैसेजेस को रिसीव करने के लिए यूज होता है प्रोटोकॉल. ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे IRC, इंटरनेट रिले चैट जिसको बोला जाता है, अ प्रोटोकॉल used for internet chat and other communications. It facilitates communication in the form of text. ये इंटरनेट के थ्रू जो चैटिंग होता है उसको और उसके बीच में जो कम्युनिकेशंस होता है उसके लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल है. इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. टेक्सचुअल फॉर्म में ये कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, IMAP और POP3 दोनों ही ईमेल के लिए ही बने हुए हैं प्रोटोकॉल्स. उसका डिफरेंस क्या है? अब POP3 में क्या है? POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 फॉर वर्जन 3, POP जिसको बोला जाता है, और ये 3 है POP3 जिसको वर्जन 3 होने के कारण POP3 बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. जैसे कि पोस्टमैन हमको क्या करता है, किसी ने भेजा हुआ खत जो है वो हमको जस्ट एक डिलीवर कर देता है. वो उसके पास कुछ कॉपी रखता है क्या पोस्ट ऑफिस में? नहीं. तो वही डिफरेंस है IMAP और POP3 में. IMAP के केस में क्या रहता है, वो सर्वर में भी एक कॉपी रख देता है और आपको भी क्या आया हुआ है ईमेल वो आपको क्लाइंट में बता देता है. POP3 क्या करता है, जो भी आया हुआ है उसको डायरेक्टली आपके पास छोड़ देता है. अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल from remote mail servers, it does not maintain a copy on its server. तो ये डिफरेंस हो गए. लास्ट में है SMTP, उसको बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब मेल कहां से आता है, तो कोई भेज रहा है तो उसको भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल रहेगा. तो आउटगोइंग जो मैसेजेस रहते हैं उसके लिए SMTP प्रोटोकॉल रहता है. प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस टू द सर्वर ऑन द इंटरनेट. एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल जरूरी होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे IT इनेबल्ड सर्विसेज. IT इनेबल्ड यानी IT के माध्यम से हम कौन कौन से सर्विसेज देख पाते हैं, तो उसका जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे. IT इनेबल्ड सर्विसेज जिसको हम ITS बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेब enabled services or remote services or teleworking, covers the entire amount of operations which exploit information technology for improving efficiency of an organization. ये हो गया IT enabled services का definition. ये आपको याद रखना है. The most important aspect is the value addition of IT enabled service. The value addition could be in the form of customer relationship management, improved database, improved look and feel, etc. The outcome of IT enabled service is in 2 forms. कौन कौन से फॉर्म है? डायरेक्ट इम्प्रूव्ड सर्विस और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से IT सर्विसेज है. Whereas direct benefits can be realized immediately, indirect benefits can occur over a period of time and can be harnessed very effectively if planned well up front. IT enabled services में क्या क्या है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस है, ई-बिजनेस सॉल्यूशंस है, QA टेस्टिंग है, क्वालिटी एनालिसिस एंड टेस्टिंग जिसको बोला जाता है वो है, माइग्रेशन एंड री इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज पोर्टल्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा वेयरहाउसिंग. ये सब IT enabled सर्विसेज के अंडर आता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉपुलर IT enabled सर्विस सेंटर्स क्या क्या है. पॉपुलर IT enabled सर्विसेज एंड सेंटर्स में क्या क्या आते हैं? कॉल सेंटर्स, जो कि हम नॉर्मली सुनते हैं कि कॉल सेंटर्स, BPO जिसको बोला जाता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिशिंग, यानी हम न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं पब्लिश हुआ तो वो भी है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग. कोई ब्लॉग्स वगैरह लिखता है तो वो भी IT enabled सर्विसेज में आता है. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फील्ड जो है, कोई फॉरेन के डॉक्टर्स है, कोई एक्सपर्ट्स है, तो वो वहाँ बैठे हुए हमको यहाँ पे रूरल एरियाज जो है समझो, तो वहाँ के जो पेशेंट्स है उनको चेक करके वो मेडिसिन बताते हैं ऑनलाइन. और जो मेडिसिन बताते हैं वो कैसे रहता है? अमेरिकन एक्सेंट में बताते हैं. तो यहाँ के जो बंदे हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, वो क्या करते हैं? उनको सुन के
वो दवाइयां जो लिखते हैं या जो भी वो बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट में या दूसरे किसी एक्सेंट में, तो वो पकड़ के हमारा जो है इंडियन एक्सेंट उसमें वो लिखते हैं इंडियन इंग्लिश में, ताकि ये इन पेशेंट्स को सुलभ हो सके इनका इलाज। उसको बोला जाता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। डेटा सेंटर्स भी रहते हैं। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? सर्वर्स जो रहते हैं, हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं उसके डेटा सेंटर्स में सर्वर्स रखे जाते हैं, तो वो भी एक तरह का आईटी एनेबल्ड सर्विस ही हो गया। जीआईएस मैपिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस जिसको बोला जाता है, वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, आईटी एनेबल्ड सर्विस ही हो गया। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी एक तरह का आईटी एनेबल्ड सर्विस हो गया। नॉलेज मैनेजमेंट एंड आर्काइविंग, ये भी एक इंटरनेट एनेबल्ड सर्विस हो गया। अब आईटी में क्या क्या करियर्स है ये हम देख पाएंगे। वेरियस करियर्स अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर आईटी प्रोफेशंस। These vary from operator to specialized skills programmers. Some of the career opportunities are as follows. IT में क्या क्या करियर हो सकते हैं? एक तो है वेब डिजाइनर एंड डेवलपर। One can develop interactive websites using knowledge of HTML, PHP and various other programming languages. ये वेब डिजाइनर का करियर हो गया। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर। It is possible to have a career as a software developer with the scripting skills. अगर आपको स्क्रिप्टिंग आता है, कोई लैंग्वेजेस आपको पता है जिसमें आप कोड कर सकते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। थर्ड वन इज डेटाबेस मैनेजर। आफ्टर गेटिंग नॉलेज अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट, वन कैन वर्क एज अ डेटाबेस मैनेजर विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल स्किल्स। आपको अगर डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस के क्वेरीज कैसे लिखना है वो पता है, एसक्यूएल जिसको बोला जाता है, तो आप डेटाबेस मैनेजर करके भी पोस्ट पे आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ गिने चुने करियर्स। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that networks are watertight. They educate staff to avoid unintended disclosures and keep up to speed with potential external threats. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट करके एक पोस्ट रहता है, उसमें क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी पूरा सिक्योर्ड रख सकते हैं, उसका जिम्मेदारी रहता है। और आप स्टाफ को एजुकेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है कंपनी के बारे में वो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, सेफ रखनी है, उसका आप ट्रेनिंग दे सकते हैं आपके स्टाफ को। ठीक है। पांचवा पोस्ट है प्रोफेशनल अकाउंटेंट। यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वन कैन सक्सेसफुली हैंडल अकाउंटिंग वर्क ऑफ एनी स्मॉल और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है कोई, तो आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर। आफ्टर गेटिंग आईटी नॉलेज वन कैन एडवाइज एंड गाइड others in investing the money in various investment schemes with their calculation and benefits in the future. आप फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। लास्ट में है साइबर एडवाइजर। एनीवन कैन डेवलप हिज और हर करियर एज अ साइबर एडवाइजर। आपको अगर साइबर लॉज पता है कि क्या क्या साइबर लॉज है, तो आप साइबर एडवाइजर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है एनिमेटर। This is the most demanding career in today's era. It is possible to become successful animator using one's own creation and innovation with the help of softwares like GIMP and Inkscape. अगर आपको GIMP और Inkscape आता है तो आप एनिमेटर के तौर पे भी काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है गेम्स डेवलपर। Perhaps one of the trendiest and most fun jobs in the sector. Games developer gets to work on titles for consoles, computers, smartphones, tablets, online. आप अभी देख पा रहे होंगे कि हर जगह पे गेम्स का क्रेज बढ़ रहा है, तो आप उसकी वजह से अगर आप कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं तो गेम डेवलपर भी आप बन पाएंगे। नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो एडिटर। एज ए करियर अपॉर्चुनिटी आप ऑडियो वीडियो एडिटर भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा Kden Live, Audacity,
वगैरह जो भी है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, अगर वो भी आप सीख जाते हैं तो आप एक तरह से ऑडियो वीडियो एडिटर का काम भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी। आईटी में रिसेंट ट्रेंड्स क्या है? ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है? इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और आईटी। द गोल्स ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग आर सिमिलर टू ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? तो इट इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ हैजार्डस मटेरियल, टू मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी during the product's lifetime. Third one is to recycle or biodegradation of non-functional products and factory waste. ये इन शॉर्ट क्या है कि कार्बन उसमें कम से कम प्रोड्यूस होना चाहिए, उसका इफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट का लाइफ टाइम बढ़ना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट हो वो बायोडिग्रेडेशन में स्टैंडर्ड्स में मेंटेन होना चाहिए। तो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा, फैक्ट्री वेस्ट, ये हम इंश्योर करेंगे। किस चीज की वजह से? तो ग्रीन कंप्यूटिंग की वजह से। तो ये रिसेंट ट्रेंड हो गया। ग्रीन कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस ऑफ सिस्टम्स रेंजिंग फ्रॉम हैंडहेल्ड सिस्टम्स टू लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स। छोटे से छोटे मोबाइल से लेकर लार्ज डेटा सेंटर्स जिसमें सर्वर्स होते हैं, उसमें हमको क्या इंश्योर करना है कि ग्रीन कंप्यूटिंग मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये अलग ट्रेंड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स एंड होम अप्लायंसेस एंड अदर आइटम्स embedded with the electronic softwares, sensors, actuators and connectivity which enables these things to connect, collect and exchange data, creating opportunities for more direct integrations of physical world into computer based systems, resulting in efficiency improvements, economic benefits and reduced human exertions. ये बहुत ही लेंथी डेफिनेशन हो गया, लेकिन ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, डेफिनेशन आ भी सकता है। क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? शॉर्ट में बताता हूं कि ये इंटरनेट और आपके पास जो भी हाल में अभी समझो फैन है, फ्रिज है, कोई सीसीटीवी कैमराज है और मोबाइल है, तो इन सब का इंटीग्रेशन करने के लिए जो भी लगता है टेक्नोलॉजी, वो आईओटी में आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इनको जोड़ने से क्या होता है? समझो अभी आप पूना में है और नासिक में आपका अगर घर में एक फैन भी है या फ्रिज भी है, वो आईओटी से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। तो आपको क्या करना है? सिर्फ पूना में बैठ के आपको मोबाइल से आपका फैन बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका फ्रिज अगर बंद करना है तो आप पूना में बैठे बैठे ही आप मोबाइल से भी वो बंद कर सकते हैं। आप एसी चालू कर सकते हैं पूना में बैठ के, कहीं पे भी। तो इंटरनेट जहां जहां भी है, तो वहां पे बैठ के आप, हिमालय पे बैठ के भी आप कुछ भी कर सकते हैं। घर में अगर आईओटी कुछ डिवाइसेस है आईओटी एनेबल्ड, तो वो आप एक्सेस कर पाएंगे, उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो किस चीज की वजह से होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से होता है। ये इन शॉर्ट आपको मीनिंग बता रहा हूं, आपको डेफिनेशन चाहिए तो ये पूरा आप याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स एंड मोर ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो दिया है उसका डायग्राम में देख पा रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये अलग अलग डिवाइसेस है, इनको एक जगह पे इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ताकि ये कभी भी कहां से भी एक्सेस हो पाए। नेक्स्ट ट्रेंड है डेटा एनालिटिक्स, डीए। इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा sets in order to draw conclusions about the information they contain, increasingly with the help of specialized systems and softwares. Data analytics technologies and techniques are widely used in the commercial industries to enable organizations to make more informed business decisions and by scientists and researchers to verify or disapprove scientific models, theories and hypotheses.
तो ये तो हो गया डेटा एनालिटिक्स के बारे में। पूरा डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसको यूजेज कहां पे होता है, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल इंडस्ट्रीज उसको मोर इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए वो यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई के तौर पे जानते हैं। इट इज इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ये एक डेफिनेशन हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कंप्यूटर साइंस डिफाइंस एआई रिसर्च एज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, एनी डिवाइस दैट परसीव्स इट्स एनवायरमेंट एंड टेक्स एक्शंस that maximize its chance of successfully achieving its goals। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन्स को हम जैसे ह्यूमंस थिंक करते हैं उस तरीके से थिंक करवाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगती है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स and statistical models that computer systems use to effectively perform a specific task without using explicit instructions, relying on patterns and inference instead. It is seen as a subset of artificial intelligence। machine learning क्या है, artificial intelligence के लिए जो भी मशीन को हम लैंग्वेजेस हमको लर्न करवानी है, मशीन्स में फीड करनी है, तो उसको मशीन लर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट है बिग डेटा। बिग डेटा क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो भी बिग टाइप का डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए टेक्नोलॉजी है। इट रेफर्स टू डेटा सेट्स दैट आर टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एडिक्वेटली डील विथ data with many cases offer greater statistical power, while data with higher complexity may lead to a higher false discovery rate। बिग डेटा क्या है, इन शॉर्ट में हमने देखा होगा कि फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है तो ये इंटरकनेक्ट कर पाते हैं। क्यों, हम फेसबुक पे एड्स देखते हैं। अभी आपने कोई वेबसाइट देखा है, अगर वेबसाइट पे आपने कोई ऐड देखा है और वही ऐड आपने फेसबुक पे भी देखा, तो वो कैसे संभव हो पाता है, बिग डेटा की वजह से। ये बिग डेटा टेक्नोलॉजी की मदद से फेसबुक, गूगल या कोई भी जो भी बिग डेटा नेटवर्क यूज करते हैं वो आपको ट्रेस कर पाते हैं कि आप कौन कौन सा, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो उसी टाइप के एड्स वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कॉमन एग्जांपल कि आपको एड्स कहां से पता चल जाते हैं कि ये आपने एक वेबसाइट देखा हुआ था तो फेसबुक ने उसी रिलेटेड एक एड आपको दिखा दिया, या फिर गूगल में आप सर्च कर रहे हैं कोई तो आपको उसी रिलेटेड, आप जो भी कंप्यूटर पे सर्च करते हैं उसके रिलेटेड एड आपको दिखाया जाता है। तो ये बिग डेटा की वजह से संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है, it is a growing list of records called blocks which are linked using cryptography। It can be defined as a distributed decentralized public ledger। इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक्स या रिकॉर्ड के तौर पे जहां पे सेव करते हैं, जिनको बाद में क्रिप्टोग्राफिकली लिंक किया जाता है, और इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर। ये पब्लिक होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है और ये इजीली डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है। अब ब्लॉकचेन का यूसेज बढ़ने लगा है। नेक्स्ट और फाइनल देखेंगे समरी। समरी में हमने अब तक का जो भी हमने पढ़ा है उसका एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और रॉ फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन इज डेटा फॉर्मेटेड इन अ फॉर्म in a manner that allows it to be utilized by human beings in some significant way। ठीक है, IT information technology involves all of the technology that we use to collect, process, protect and store information। Next, computer architecture refers
to how a computer system is designed and how it works. Computer hardware is a set of physical components that a computer system requires to function. Software is a set of instruction or programs instructing a computer to do specific tasks. Computer storage and memory is often measured in megabytes and gigabytes. Computer software can be classified into two types: application software and system software. Open source software is a code-free software available freely to copy and modify. Closed source software is having proprietary rights with the developers and are paid ones. GNU Linux operating systems are usually free of charge, free to distribute, and they are open source. There are two main ways to interact with the computer: GUI, graphic user interface, and CLI, command line interface. Internet means connecting computer to any computer anywhere in the world. ठीक है? A protocol is a set of rules that governs the communications between computers on a network. ये याद रखना है आपको. A computer network consists of a collection of computers, printers and other equipment that is connected together so that they can communicate with each other. बाद में देखेंगे LAN, MAN, WAN are types of network. Massive career opportunities are available for IT professionals. तो ये सब हो गया समरी, और इसी के साथ हमारा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर जो है वो पूरा हो गया है. स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आपको मैं 24 घंटे के अंदर जवाब देने की कोशिश करूंगा. इसके साथ साथ मैं ये बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर का जो एक्सरसाइज सेक्शन है उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा. तब तक के लिए बाय बाय.